आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार मदरसों में कोर्स बदलने जा रही है। वहां हर धर्म की शिक्षा देने की योजना है। ये प्लान है दरअसल मुसलमानों को आतंकवाद के रास्ते से बचाने का। आईसिस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 राज्यों को प्लान बनाने को कहा है। इससे मुसलमानों को मुख्य धारा में लेकर आने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस मोड़ पर पूछना जरूरी है कि ये प्लान इंप्लीमेंट कैसे होगा। क्या कट्टरपंथ से बचने की सीख सिर्फ मुसलमानों को देनी चाहिए और ऐसी स्कीम से क्या गलत संदेश देने का खतरा नहीं है? हाँ, आईसिस से लड़ने की पूरी कोशिश करना इस वक्त बेहद जरूरी है, लेकिन अगर मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की ही बात है तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी क्या सिर्फ मुसलमानों की है? इसी पर खास चर्चा हम कर रहे हैं आज आवाज अड्डा में। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दिलीप कांबले, जो महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री हैं, सैयद जफर इस्लाम, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा भी हमारे साथ इस पूरे डिबेट में जुड़ रहे हैं। साथ ही पैनल में है एनसीपी से माजिद मेमन, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन कमल फारूकी और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास चर्चा में। सैयद जफर इस्लाम जी, पहले तो हमें ये प्लान समझाइए। इस प्लान के पीछे क्या थॉट है और उसको कैसे अचीव किया जाएगा? देखिए, बहुत सिंपल इसके पीछे जो सोच ये है कि मुस्लिम समाज को अगर आप देखिए, हम काफी इसमें जो मुस्लिम्स इसमें पैनल में बैठे हैं, आप सभी से पूछिए, जो भी मुस्लिम है इस पैनल में, और हर पैनलिस्ट से पूछिए कि मुस्लिम के बच्चे और मुस्लिम समाज में एजुकेशन का क्या स्तर है, क्या स्टैंडर्ड है और कितने लोग एजुकेटेड हैं। आज अगर ये समाज जो है सफर कर रहा है तो प्योरली एक रीजन, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि एजुकेशन सही नहीं मिला है। पिछले साल जब से आजादी मिली है, कांग्रेस की ऐसी सरकार रही है जो बराबर से मुस्लिम को एक घेटों की तरह ढकेलने की कोशिश की है, जिसमें उसके एजुकेशन का स्टैंडर्ड कभी इंप्रूव नहीं करके, अगर मदरसे में एजुकेशन हो सिर्फ, जहां देखिए हम बीजेपी सरकार किसी भी तरह से, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि इस्लाम की तालीम से बिल्कुल खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन भी होना चाहिए, साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ, यही एक जो एजेंडा है। और उसके लिए जो भी सहूलतें होनी चाहिए वो फराहम करेगी सरकार। इसके पीछे और कोई एजेंडा नहीं, और किसी को भी हम देखिए स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। इस्लाम साहब, हम पहले से मन बना के कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहे, हम समझने की कोशिश करें क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। अगर ये लक्ष्य है कि आईसिस को यहां पैर जमाने देना ही नहीं है, हम एक टारगेट हो सकते हैं लेकिन हम उनको यहां घुसने ही नहीं देंगे, तो क्या ये अप्रोच सही है या नहीं, इस पर हम आज डिबेट करें। दिलीप कांबले जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय के मंत्री हैं। कांबले जी, स्वागत है आपका। ये हमें समझाइए कि मदरसों में व्यायामशाला खोलकर और दूसरे रिलीजन्स के बुक्स के बारे में भी पढ़ाकर किस तरह का फायदा होगा और कैसे ये डी रेडिकलाइजेशन में मदद करेगा? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने पिछले साल भर में ज्यादातर जितने भी मदरसे हैं, इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने सारे मदरसों को कहा है कि आप अगर उसमें जो मान्यता प्राप्त सब्जेक्ट है वो अगर आप पढ़ाते हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सालाना 5 लाख रुपए तक हर मदरसे को हम देने को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी मुख्य धारा में आ जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और इस देश के अच्छे नागरिक बने। हम चाहते हैं कि ये बच्चे भी आगे चल के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। और बिल्कुल, आपकी बात सही है, बस ये क्या इस बात का संदेह है कि क्या गलत मैसेज तो नहीं जा रहा है? क्योंकि इस प्लान का रेजोल्यूशन जो है यह है डी रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ एंड प्रिजर्विंग कम्युनल एमिटी। इसमें फिर ये सवाल उठ सकता है कि आप क्या पहले से ये मानकर चल रहे हैं
कि जो मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे वो रेडिकलाइज हैं, इसलिए उनको डी रेडिकलाइज करना है, या बहुत आसानी से रेडिकलाइज हो सकते हैं? नहीं, देखिए, हम यही चाहते हैं कि केवल धार्मिक शिक्षा प्राप्त करके वो बच्चा आगे क्या करेगा। वो चाहे फिर वो हिंदू हो, वो मंदिर में जाएगा, मंदिर की पूजा पाठ करेगा, क्रिश्चियन है चर्च में जाएगा, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाएगा। तो ऐसे कितने बच्चों को मस्जिद में नौकरी मिलेंगी मौलाना के तौर पर। तो हम चाहते हैं कि शुरू से अच्छी शिक्षा उसको मिल जाए, भले वो मदरसे में पढ़े, लेकिन मदरसे में पढ़ने के साथ साथ जो मान्यता प्राप्त सब्जेक्ट है वो भी पढ़े, और इसके लिए हम कोशिश करें। और ये आज नहीं, पिछले जैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उस शुरू से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, पढ़े लिखे अच्छे बने, डॉक्टर। वजह से शुरू में मैंने कहा कि डॉक्टर बने, वकील बने, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई गलत संदेह तो नहीं जा रहा है। ओके, कमाल फारूकी जी और कमर आगा जी, आप दोनों एक मीटिंग का हिस्सा थे 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले। और कमल फारूकी जी, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगी, जहां गृह मंत्री ने मुस्लिम समुदाय की कुछ नेताओं से बात की और समझने की कोशिश की कि आईसिस के खतरे से कैसा लड़ा जाए। तो क्या आउटलुक निकल कर आ रहा है, क्या सॉल्यूशंस पैदा हो रहे हैं, और जो महाराष्ट्र इंप्लीमेंट करने जा रहा है उस पर भी आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत साफ सुथरी बात हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता और जो दूसरे साहब जो हैं वो भी जो बात करी हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये बात कि जिस अंदाज में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू का आगाज किया था और जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने बात की थी और जितने अच्छे वातावरण के अंदर बात हुई थी, ये हमको ऐसा लगता है कि जब कभी भी कोई किसी किस्म की कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होनी शुरू होती हैं तो पीछे से कुछ लोग इस तरह की हरकत करते हैं कि वो फिर दोबारा जो कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं रह पाती। इनका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो पूरा जो जितना भी आज मीडिया के अंदर जो कुछ भी निकल कर आया है, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि इनकी समझ में यह आ गया है कि ये सारी एक्टिविटीज जो है बस मुसलमान ही करते हैं और बाकी कोई करता नहीं। इनके स्कूलों के अंदर जो है वो तमाम एनसीसी भी करानी चाहिए, इनके स्कूलों में वो ये सारी चीजें जरूरी भी हैं, लेकिन जब आप आइडेंटिफाई करके खास मजहब के स्कूलों के लिए, जिसकी मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल में पूरी आजादी है कि मैं अपने मजहब के हिसाब से भी पढ़ाऊं, उसके अंदर जब ये बाकायदे सारी चीजें थोपने की कोशिश करते हैं तो उससे मैसेज ये जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो कि टेररिस्ट और ये सारी हरकतें कर रही है। ये फौरन भूल जाते हैं। और ये बात हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को बाकायदा बतलाई भी थी कि मुसलमान के ऊपर तो ये इल्जाम ही है, और इन्होंने बताया कि मदरसे के लोग ये भूल जाते हैं बेचारे कि यही मदरसे के उलमाए कराम जो थे जिन्होंने बाकायदा रेशमी रुमाल तहरीक चलाई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और हजारों की तादाद के अंदर उलमाए कराम ने इन्हीं मदरसों से पढ़ने के बाद मुल्क की आजादी हासिल करी। ये बेचारे भूल जाते हैं, ये मदरसे इनको बस यही नजर आते हैं कि ये सारे यही काम करते होंगे। वहां पर यह बात बड़ी क्लियर हुई थी कि जो मुसलमानों के और जो गवर्नमेंट के दरमियान के अंदर एक कॉन्फिडेंस की जो कमी पाई जा रही है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि हमारे यहां के कुछ लोग ऐसे हैं फ्रिंज एलिमेंट जो कि इस तरह की बातें करते हैं जिससे कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, तो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। और हमने उसमें अपनी हर मुमकिन जो मदद और तमाम चीजें हमने बतलाई। हमने बतलाया कि हम मुसलमान या इस्लाम का टेररिज्म से, आईएस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ की मस्जिदें, हमारे यहाँ के मदरसे, हमारे यहाँ की खानकाहें, हमारे यहाँ की दरगाहें, हर जगह से ये मैसेज जा रहा है कि हम अपनी एक एक बच्चे की जान कुर्बान कर देंगे, अपने मुल्क के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। जब इतनी सारी बातें हो रही हों तो फिर इस तरह की तहरीक चलाना। और हमने एक बात ये भी कही कि आप एक तरफ तो ये काम कर रहे हैं, और ये बात जो हम कह रहे हैं, अच्छा हुआ कि आपने डिस्कशन शुरू किया। हमने बाकायदा ये तमन्ना, 1 मिनट खत्म करूंगा अपनी, बाकायदा जो हमारे एनएस हैं उनके सामने और आईबी के चीफ हैं उनके सामने हमने बात कही कि यूपी के अंदर 20,000 एक हिंदू सेना के नाम के ऊपर एक फौज तैयार हो रही है जिसमें रिवॉल्वर सिखलाया जा रहा है, जिसमें तीर और भाले सिखलाया जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो तरीका है वो बहुत गलत है और हाईली कंडेमनेबल है। ओके, 1 मिनट, दिलीप कांबले जी क्योंकि रिवर्ट करना चाहते हैं, आपको एक क्विक रिवर्ट में दूंगी और फिर बाकी पैनल से बात करूंगी क्योंकि कमर आगा का भी व्यू जानना चाहती हूँ। दिलीप कांबले, आपका बहुत क्विक रिस्पांस प्लीज। देखिए, हम
जो ये कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों को टारगेट कर रहे, मैं आप इनसे बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक व्यक्ति जो इस देश में रहता है वो देश के काम आए, और हम किसी भी मजहब के नाम पे या किसी मुसलमान व्यक्ति के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहे। इस देश का जो मुसलमान है वो देश पे हर वक्त जब जब भी मौका मिला वो कुर्बान हुआ है। मेरे देश का जो मुसलमान है वो इस राष्ट्र के नाते, राष्ट्र के प्रति उसका स्वाभिमान है, और ये शिक्षा के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि ये नहीं हो आगे चले कि भाई फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हैं कि ऐसी कोई मीडिया आउटलेट हो आपके प्लान में जो है, और कमर आगा जी इस पर मैं आपके व्यू पर आ रही हूँ, आपके प्लान में जो है महाराष्ट्र सरकार के कि ऐसी कोई मीडिया आउटलेट हो जो मदरसों में पढ़ रहे हैं बच्चों को मैसेजेस दे ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए, तो इसमें क्या सुनाई दे रहा है? क्या ये सुनाई दे रहा है कि एक तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, मदरसों को क्यों कह रहे हैं, ज्यादा वल्नरेबल हैं और इसलिए उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज्यादा जरूरत है? कमर आगा जी, देखिए ये सही बात है कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। कोई भी मदरसा हो या किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो या मुसलमानों का हो, वो जनरली मेन स्ट्रीम में नहीं होते, उनके नहीं होते। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसे के लिए हम लोग बहुत समय से कैंपेन कर रहे हैं, ये कोई नई कैंपेन नहीं है। एक जमाने से हम लोग कह रहे हैं कैंपेन होनी चाहिए, इसका मॉडर्नाइजेशन होना। हम लोगों ने पहले डिमांड की थी कि कंप्यूटराइजेशन हो, उसका इन लोगों ने बहुत विरोध किया, फिर बाद में कंप्यूटराइजेशन को एक्सेप्ट किया गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई अगर मौलवी अंग्रेजी भी बोलता होगा तो उसको और अच्छा होगा, अंग्रेजी भी पढ़ाई जानी चाहिए और सोशल साइंसेज भी पढ़ाई जानी चाहिए। इन्हीं ने इनकार किया। देखिए ये पिछले 200 साल से, यही 150 साल से चल रहा है। जब इससे पहले इन्हीं ने एक कैंपेन थी जिसके अंदर ये कहा गया था, इसी मदरसों से उठी थी बात कि हम न तो अंग्रेजी पढ़ेंगे न हम अंग्रेजी कोई चीज एक्सेप्ट करेंगे। और फतवे इशू हुए, जब घड़ी बनी तो इन्हीं ने घड़ी के खिलाफ फतवा दे दिया। जब लाउड स्पीकर आया तो लाउड स्पीकर के लिए कह दिया कि ये शैतानी आवाज है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और इस तरह के साइकिल को कह दिया कि इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंप्यूटर को कह दिया कि हम इसको नहीं। तो ये तो 1000 फतवे आपको मिल जाएंगे इस किस्म का जो मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है। और इसकी वजह देखिए बहुत चेंज आ चुका है। बहुत से अरब देशों में आप जाइए, मदरसों में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। अगर मौलवी अच्छा इनलाइटेंड होता है तो कम्युनिटी को उससे फायदा होगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। और दूसरी, उस मीटिंग में महज ये बात नहीं हुई थी, ये एक पार्ट था उस मीटिंग का। उसमें ये भी बात हुई थी कि मुसलमानों के एरिया में, खासतौर से मैंने उठाया था कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज का भी होना जरूरी है, हेल्थ सेंटर्स खुलने चाहिए, वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, बैंक की शाखाएं नहीं है, बैंक भी आने चाहिए। अगर मेन स्ट्रीम में आप ला रहे हैं उनको स्किल अपग्रेडेशन भी होना चाहिए। 100 साल पुरानी उनकी स्किल है और हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा बहुत सारी दिक्कतें जरूर हैं। तो चरण सिंह सापरा जी, थॉट सही लग रहा है और ये डिमांड बहुत समय से है, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स ने इस पर कोशिश की है और कुछ हुआ नहीं है खास। अब जब ये सरकार कुछ ट्राई कर रही है तो शायद ये जरूरी कि इसमें पॉलिटिक्स ना हो। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी मंत्री महोदय बैठे हैं कामले जी, अब इन्होंने इतना सारा पाठ पढ़ाया कि माइनॉरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार आई तो जो माइनॉरिटी के लिए एक 5% का रिजर्वेशन इससे पहले हमारी कांग्रेस की सरकार ने रखा था, वो इन्होंने रद्द क्यों कर दिया? उसमें मुस्लिम लड़कों को, नौजवानों को जॉब सिक्योरिटी थी 5% में, एजुकेशन की सिक्योरिटी थी, वो तो इन्होंने बंद कर दिया। जो 15 पॉइंट प्रोग्राम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का था यूपीए गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब ये नए तरीके से आज ये नौबत क्यों आई कि मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको अच्छे पाठ पढ़ाने की नौबत क्यों आई? और फिर उनको, मैं कमल फारूकी जी से सहमत हूं, उन्होंने कहा कि क्यों खाली मुस्लिम लड़कों को सिंगल आउट करके आप कर रहे हैं, जबकि पूरे देश का वातावरण पिछले 19-20 महीने में ऐसा हुआ है, कहीं पे लव जिहाद की बात हुई है, कहीं पे पाकिस्तान चले जाओ की बात हुई है, दादरी कांड से इतना बड़ा भूचाल इस देश में आया है कि एक गरीब इकलाक को मार दिया गया, उसके पास में गौ मांस था कि नहीं था और नहीं था ऐसा सिद्ध हुआ। तो ये तमाम सारी घटनाएं जो हैं
ये तमाम सारी घटनाएं आप खाली एक तमन्ना जी मेरे पढ़ा करके नहीं चलेगा, आपको एक व्यापक लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सारे पैनलिस्ट एक बार अपनी राय सरकार को व्यापक यहाँ पर भी आना रहा हूँ। काउंटर होगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले सब पैनलिस्ट अपनी राय रख लें और सापड़ा साहब अपना व्यू दे रहे हैं, लेकिन माजिद मेमन जी ये डिबेट होगा, सबको अपनी व्यू रखने दीजिए मेमन साहब। लेकिन ये ही डेंजर है, एक तरह से जो सापड़ा साहब कह रहे हैं वही डेंजर है कि अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं, पॉलिटिक्स के लिए इनको एक बड़ा बनाया जाता है, शायद थोड़ा सा डर संदेह हो सकता है अल्पसंख्यकों में, इस समय से नहीं काफी समय से। अगर उस गैप को क्लोज करना है तो उस कोशिश में पॉलिटिकल पार्टियों को भी साथ में आना होगा। बिल्कुल, इसमें ऐसा है तमन्ना जी कि ये जो नई बात आई है उभर के कि मदरसे पर नजर रख के मदरसे में अच्छी तालीम दी जाए, मदरसे में एनसीसी सिखाया जाए, मदरसे में स्काउट सिखाया जाए, ये क्या मदरसे की सहायता की जा रही है, मदरसे को मदद दी जा रही है, या मदरसे पे नजर रखी जा रही है, या मदरसे पे हमला किया जा रहा है? ये साफ नहीं हो रहा है। मुसलमान को ऐसा लगता है, एक परसेप्शन है। हाँ, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये कुछ अच्छी चीजें मैंने देखी, जैसा कि अभी 300 मराठी महाराष्ट्र की स्कूलों में उर्दू सिखाई जाए, बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि जो उर्दू सीखेंगे वो उनके लिए अच्छा है, मुसलमानों के लिए नहीं अच्छा है। जो उर्दू सीखेंगे उनको बहुत आगे जाके उसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ मदरसे में देखिए, बदकिस्मती से कुछ गुमराह लड़के 0.001% हो गए मुसलमानों के, जो कि शायद मदरसे से जुड़े हुए या कहें कोई गुमराह हो गए कि वो चले गए कहीं आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए। उनकी वजह से 99.99 को तकलीफ नहीं दी जा सकती। मदरसे को जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि वहां कोई गलत तालीम दी जाती है, गलत शिक्षा दी जाती है। मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है, और जैसा कि हमारे कामले साहब ने बहुत सही कहा शुरू में, मैं तारीफ करूंगा उनकी, कि इस्लाम में कोई गलत चीज नहीं सिखाई जाती, और हम इस्लाम ही की तालीम की इज्जत करते हैं, मुसलमानों की इज्जत करते हैं। काश ये बात सारे देश में सब जगह से बीजेपी के नेता समझ लें, और वो ये समझे कि मुसलमान भी एक भारतीय नागरिक है, और मुसलमान का जैसे जैसे कर्तव्य है वैसे उसके अधिकार भी हैं। आप मुसलमानों के कर्तव्य की तरफ बार बार कहते हैं। मुसलमानों के कर्तव्य के बारे में कमाल साहब ने कह दिया कि आजादी को हासिल करने में हमारे बहुत बड़े बलिदान हैं, हम नहीं गिनवाना चाहते, उनको हमारे फोर फादर्स ने किया है। इस वक्त अगर इमीडिएट कर्तव्य में ये है, तो कर्तव्य क्या सिर्फ मुसलमानों का है? तमन्ना, कर्तव्य हम सबका, हमारे सिर्फ बच्चों ही का नहीं, बल्कि हम लोगों का, जो मुसलमान लीडर्स हैं या मुसलमान टीचर्स हैं, उन लोगों का कर्तव्य, मुसलमान पेरेंट्स हैं। लेकिन विक्रम बिल्कुल, मगर मैं तो मुसलमानों की तरफ से कह रहा हूं तमन्ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट मोर। हम ये चाहते हैं कि लोगों को इस गलतफहमी से हटाया जाए कि मुसलमान अगर बच्चा 1000 में एक गुमराह हो जाता है तो हम खुद उसकी बड़ी निषेध करते हैं बहुत ज्यादा, और उसके पेरेंट्स को जाके कहेंगे कि ये क्यों हुआ, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। देशभक्ति का जज्बा मुसलमानों में भी उतना ही जितना और लोगों में है। तो इस तरह से सिर्फ मुसलमानों के मदरसों को आप यूं करने जा रहे हैं कि हम ये मुसलमानों के मदरसों की मदद करनी है तो उनको FSI दीजिए, उनको फर्निश कीजिए, उनको एड दीजिए, ये सब बातें, उनको कंप्यूटराइज कीजिए, उनको और तमाम चीजों की सहूलतें दें, तब वो जाके आगे बढ़ेंगे। विक्रम सिंह जी, यूके में डेविड कैमरन की सरकार में एक प्रिवेंट नाम का प्रोग्राम चला था, और उसका भी लक्ष्य था डी रेडिकलाइज करना या रेडिकलाइजेशन को प्रिवेंट करना, लेकिन उसका असर कुछ उल्टा पड़ा, और वो खास तौर पर स्कूल्स में शुरू किया गया था। इस प्लान में क्या इम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चन मार्क्स है, कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि गलत संदेश ना जाए? तमन्ना जी, अभी बड़ी माकूल बातें मेमन साहब ने, फारूकी साहब ने, आगा साहब ने फरमाई। आपकी नीयत कैसी भी हो, लेकिन अगर आपका एतबार नहीं है तो आपको ऑन ग्राउंड कामयाबी हासिल नहीं होगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो मदरसे चाहते हैं, आप उसी के फरमे के ऊपर आप उनको वो चीज दस्तयाब और मुहैया कराइए। मनमाने तरीके से अगर आप कोई चीज थोपेंगे, हम कोई चीज थोपेंगे, वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इस बात को कह देना ही नहीं, ये बात अपने दिलों में भी हमको जानना है कि मुसलमान बहुत देशभक्त कौम है, और वो हमेशा सबके साथ मिल करके उन्होंने कौम की हिफाजत में और खिदमत में सबसे आगे बढ़ करके अपने सर्विसेज दी हैं। और अगर आपने कहीं एक अच्छी नीयत के साथ भी एक माकूल कार्रवाई की, लेकिन अगर नीयत साफ नहीं है तो आप कामयाब नहीं होंगे। सिंगापुर में क्यों कामयाब हो गया? सिंगापुर में यही चीज आज एक सक्सेस स्टोरी है।
जो चीज उन्होंने की, जो इंग्लैंड में फेल हुई, आप इसको समझिए कि सिंगापुर में कामयाब क्यों हुई। क्योंकि सिंगापुर में नीयत अच्छी थी और जो चीज एक्सेप्टेबल थी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, उसको उसी फर्मे में उसी तरीके से पहुंचाया गया। आज अगर मदरसे के तालिब इल्म सिर्फ उर्दू अनुवादक की नौकरी पाते हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि उनको उस लेवल तक ले आए कि उनकी सलाहियत ऐसी हो जाए कि वो भी आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। अच्छी बात है, लेकिन उसको उसी तरीके से आपको दस्तयाब करना चाहिए जो कि उनके लिए एक्सेप्टेबल हो। तीसरी चीज ये बहुत जरूरी है कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड नॉलेज इज इंस्टेंट ग्लोबल एडवांटेज, और उस लेवल का नॉलेज जो कि आपको बिल्कुल जो कॉम्पिटिटिव एज है वो आपको दे, एक जनरेशन आगे ले जाए, तो आपकी नीयत पे कोई शक नहीं करेगा। अभी जितनी अच्छी अच्छी बातें कामले साहब ने कही, उनके मैं समझता हूं कि कोई ट्रस्ट डेफिसिट है कि उतनी अच्छी चीज की भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही है। ट्रस्ट डेफिसिट या किसी भी हमारे बच्चे को एनसीसी जी, ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत बड़ा पॉइंट। और कामले साहब, मुझे पता है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है सबको, लेकिन एक उज्जवल निकम जी का मैं कमेंट जरूर लूंगी आपके पास आने के पहले, और फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे उज्जवल निकम जी के रिस्पॉन्स के बाद। उज्जवल निकम जी, आपने बहुत सारे केसेस लड़े हैं, आपने डील किया है रेडिकलाइज्ड लोगों से लीगल एंगल से। क्या जो मदरसों से शुरुआत करने की स्ट्रैटेजी है महाराष्ट्र सरकार की, वो काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, जहां तक मैंने आज भी जो टेररिस्ट के खिलाफ जो भी मामले चलाए, उसमें 2-3 बात मुझे साफ दिखाई गई है। पहली बात तो यह है कि पॉवर्टी, दूसरी बात जो है इलिटरेसी, और तीसरी बात जो है वो क्रिमिनलाइजेशन। तो अगर ये तीनों बातें अगर हटाई गई तो मुझे लगता है कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी गुनहगार नहीं बन सकता है। इसलिए सरकार को यही देखना होगा कि हर कोई इंस्टीट्यूशन को इस तरह से सशक्त बनाया जाए कि ताकि वो इंस्टीट्यूशन सोशल हो, और मुझे लगता है कि यही महाराष्ट्र सरकार का मकसद होगा। जो मेमन साहब कह रहे हैं कि मदरसा को मदद करो, यानी पैसे की मदद करो, एफएसआई बढ़ा, ये कोई कमर्शियल सेंटर नहीं हमें करना है। मदरसा का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ है एक इस्लाम की अच्छी तालीम दी जाए, लेकिन ऐसे तालीम देते समय एक सोचना भी चाहिए कि कोई किसी बच्चा को हम तो क्रिमिनल तो नहीं बना रहे, कोई बन रहा तो नहीं है, और इसलिए उसका आउटलुक जो है वो ज्यादा सोशल होना चाहिए। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, पारसी हो, इनका एक सोशल आउटलुक के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूं कि मदरसा क्यों, महाराष्ट्र सरकार ने सभी धर्मों के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको इस तरह से डी रेडिकलाइजेशन के लिए मदद करना जरूरी है, और ये सरकार का फर्ज है। सरकार कौन सा पार्टी का हो, इसे मैं अहम महत्व नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर हमें ये ग्लोबलाइजेशन से प्रॉब्लम हटाना होगा तो हमें ये जरूर देखना होगा, सरकार की नैतिकता और नीतिमत्ता की जिम्मेदारी भी होगी कि सोशल आउटलुक देना जरूरी है। अगर ये सोशल आउटलुक दिया गया तो मुझे लगता कि जो आज जो प्रॉब्लम हमारे समाज में चल रहे हैं बहुत कम होगी। ओके, डी रेडिकलाइजेशन जैसे ही आप कहते हैं तो फिर सवाल आता है कि जो रेडिकलाइज हो चुका है उसी को आप डी रेडिकलाइज कर सकते हैं। और कामली जी, अब आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट की बात जो कि विक्रम सिंह ने, और वो किसी पार्टी से नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, क्या ये आप मानते हैं? और क्या उस ट्रस्ट डेफिसिट को देखते हुए यही सही रास्ता है इस समय? देखिए, ऐसा है, जैसे मैं शुरू में कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के हर बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो। और खास करके मैं जो मेरे कांग्रेस के मित्र हैं उनको बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात यहाँ छेड़ी है कि 5% आरक्षण, जो 5% आरक्षण जो दिया था वो रद्द क्यों किया। मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रद्द नहीं किया है, ये हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया है। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, आपके महाराष्ट्र सरकार का जो वकील था उसने पर्याप्त वहां पर उत्तर नहीं दिया, प्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं दी, क्यों नहीं ले लाया, इसीलिए वो रिजेक्ट हो गया, क्यों नहीं दी, और फिर कोर्ट ने उसको ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, एम्प्लॉयमेंट सेंटर तक की उन्होंने रद्द किया। हम चाहते हैं सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार पढ़े, हर लड़की पढ़े और नौकरी भी करे, खुद का व्यवसाय चालू करे। और इसलिए हमने पिछले
साल में कामले जी कह रहे हैं कि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उनका डिसीजन नहीं था। लेकिन सापरा साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी कम्युनिटी का उत्थान करना है तो सिर्फ रिजर्वेशन ही रास्ता है? रिजर्वेशन से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि इस कम्युनिटी का उद्धार होगा। रिजर्वेशन से कुछ नहीं होता तो आपको रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं। मिस्टर सापरा जवाब दे रहे हैं, उनसे सवाल है। कामले जी, मिस्टर सापरा जवाब दे रहे हैं, उनसे सवाल है। लेकिन मुख्य धारा में आने के लिए कामले जी जवाब देने मुख्य धारा आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि किसी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं लगेगी। एक एक करके 2-3 पॉइंट। एक तो सापरा जी को ये जवाब देना है कि मुसलमानों का उत्थान करने के लिए क्या रिजर्वेशन ही सबसे सही तरीका है, क्या उससे वाकई होगा? और कामले जी से ये मैं सवाल पूछूंगी कि मुख्य धारा को आप कैसे परिभाषित करें और व्यायाम का केंद्र खोलने से वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे, जरा वो भी आप समझाएं। लेकिन सापरा जी पहले आप बताएं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कामले जी अगर रिजर्वेशन नहीं रखना चाहते हैं तो आप रिजर्वेशन तो वैसे ही निकालना चाहते हो, जो दिख रहा है आपके बोलने से। आप सारी रिजर्वेशन निकाल दीजिए, आपका फिर ये जो सोशल डिपार्टमेंट है ये भी हट जाएगा। आप फिर शेड्यूल कास्ट की भी रिजर्वेशन, सारे महाराष्ट्र से रिजर्वेशन निकालना चाहती है अगर बीजेपी शिवसेना, तो आप बोलिए ना। आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने ये रिजर्वेशन निकाला नहीं, ये हाईकोर्ट टॉलरेंस दिया हुआ है। टीवी पे नजर आ रहा है। कामले साहब, असहनशीलता मत रखिए, सुनिए जो हम बोल रहे हैं। जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मेरा ये कहना है कि रिजर्वेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिला हुआ है। आप अगर इसको निकालना चाहते तो निकालिए। आपकी पार्टी के पास तो एक मुस्लिम एमएलए भी नहीं है जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को हैंडल करे। आप कहां से बहुत पहरेदार बन रहे हैं? ओके, माजिद मेमन जी आइए, आप इस डिबेट में अब आप आइए। क्या मुसलमान को टिकट देना, मुसलमान को रिजर्वेशन देना होगा? जी माजिद मेमन। हजारों के तादाद में तमन्ना, कामले जी को मुझे कुछ बताना है। जी बताइए। एक मिनट। कामले जी, बड़े अदब से मैं आपसे कहूंगा कि आपके मन में, आप कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने तो दे दिया था 5% मुसलमानों को, लेकिन वो न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? इस संबंध में कामले जी, आपकी जानकारी के लिए मैं कहूं कि हमारी राष्ट्रवादी पार्टी का एक डेलीगेशन मैंने लीड करते हुए फडणवीस साहब के पास वहां जाकर उनसे कहा था कि साहब, उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आप चाहें तो एडवोकेट जनरल की ओपिनियन ले लें और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। आज उसको 3 महीने हो गए, मुख्यमंत्री ने उस बात को इधर से सुन के इधर से निकाल दिया। तो अब आप बताएं कि महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले? सरकार की नीयत क्या है, ये बताइए। डिबेट देखिए आ गई है रिजर्वेशन पर, और उसमें एक जी कमाल फारूकी जी, मैं ये महसूस करता हूं कि ये डिबेट जहां से आपने स्टार्ट की थी, अगर उसी पर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिजर्वेशन एक दूसरा टॉपिक है, इसको किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। नहीं, ये जरूरी इसलिए है कि क्या अगर हम बात करें कि मेन स्ट्रीम में लाए, क्या रिजर्वेशन एक टूल है मेन स्ट्रीम में लाने का? तो तमन्ना, जो मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक सीरियस ऑब्जेक्शन क्या है। देखिए, एनसीसी सबके लिए होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे रिलीजन को सबको पढ़ना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदरसे, पाठशालाओं वगैरह के अंदर मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको ये इत्तला देता हूं कि तमाम मदारिस के अंदर कंप्यूटराइजेशन, इंग्लिश वगैरह की इस वक्त एक बाकायदा हवा आई हुई है। बड़े से बड़े मदरसों के अंदर, छोटे छोटे मदरसों के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है। लेकिन जब आप आज के जो अखबारात की जो खबरें हैं उसमें आइडेंटिफाई सिर्फ आप मदरसों को कर रहे हैं कि मदरसों को दूसरी जबानें पढ़नी चाहिए, मदरसों को एनसीसी लेनी चाहिए, मदरसों को ये करना चाहिए। अरे भाई, आप मदरसों को क्यों आइडेंटिफाई करके कह रहे हैं? आप कह रहे हैं सारे महाराष्ट्र के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर एनसीसी होनी चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो जो विक्रम भाई ने कहा कि यहां तो ट्रस्ट डेफिसिट है। आप जब बात करते हो, अभी तो नहीं, तो क्या एक स्टीरियोटाइप रीइंफोर्स हो रहा है? क्या जो एक स्टीरियोटाइप है वो रीइंफोर्स आप कर रहे हैं, उसका खतरा है? और वही हम जो आपसे पूछ रहे थे, लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई है आज आप तमाम कि क्या गलत संदेश जा सकता है? और आप देखिए, आपके पैनल में कई लोग कह रहे हैं कि हाँ, गलत संदेश जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है। संदेश नहीं, आप अच्छी बात भी करना चाह रहे हैं, गलत मैसेज जा रहा है। पहले तो बाकी सारे स्कूल कॉलेजों में एनसीसी है, एनएसएस है, वो पढ़ाई, वहाँ शिक्षा दी जा रही है।
और हम चाहते हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो मुख्य धारा में आ जाए। ओके, मुख्य धारा में उस वक्त आएंगे जो मुख्य धारा क्या है, मुख्य धारा को आप कैसे परिभाषित करते हैं? बाहर निकाल देते कामले साहब, मुख्य धारा को कैसे परिभाषित करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए आप देखिए, छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, और भी बोलना चाहते हैं, डिबेट में अपनी व्यू रखना चाहते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक और इसका पहलू, जम्मू कश्मीर में आजकल लोगों को एक फॉर्म बांटा जा रहा है और वहां की पुलिस ये फॉर्म बांट रही है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि आपकी सेक्ट क्या है, यानी आप किस तरह के मुसलमान हो, आपके घर में कोई आतंकवाद तो नहीं है, और ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आपकी बेटी शादी करके भी गई है तो उसका टेलीफोन नंबर क्या है। अब जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में इस फॉर्म ने क्या गड़बड़ की है, इस पर हम चर्चा करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। आईसिस का खतरा है भारत को, इसमें कोई डिस्प्यूट, कोई फाइट, कोई विवाद नहीं है, सब मानते हैं, ये भी मानते हैं। और चलिए फैक्ट की बात कर लेते हैं कि आईसिस के टारगेट पर मुसलमान यूथ ज्यादा होगी, तो इस टारगेट को सुरक्षित रखने की जो प्लान्स है सरकार की, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और हम ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह के प्लान्स हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में मदरसों में अलग अलग तालीम की बात हो रही है, और अब जम्मू कश्मीर में जो प्लान्स है उसका क्या फायदा होगा, क्या गलत संदेह या गलत मैसेज तो नहीं जाएगा, ये चर्चा हम कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात पर आते हैं, और इस्लाम साहब ये बताइए कि जब जम्मू कश्मीर में अब लोगों की चुनी हुई सरकार इस वक्त नहीं है, इन लिम्बो है, और वहां की पुलिस जाकर ऐसे फॉर्म बांटती है जिसमें वो पूछते हैं कि आपके घर में कोई आतंकवादी तो नहीं है, तो किस तरह का मैसेज जाता है? वहां ऑलरेडी बवाल मच चुका है। देखिए, मुझे पूरी तफसील नहीं मालूम है इस बारे में कि क्या फॉर्म बट रहा है और क्या तफसीलात मांगी जा रही है, लेकिन एक बात जरूर है तमन्ना जी कि देखिए आज जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है आईएसआईएस का, अगर किसी तरह का प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है किसी को हताहत बिना किए हुए, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग बेमतलब इशू बना देते हैं, जबकि वो इशू नहीं होता है, वो एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उनको वो एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं मुस्लिम वोट्स को, इसलिए हर बार हर अच्छे मूव को भी वो एक्सप्लॉइट कर लेती हैं इस तरह से और उसको दूसरे तरफ ले जाती हैं, जबकि मकसद कुछ और होता है, इंटेंशन कुछ और होता है, लेकिन वो अपने जो पॉलिटिकल मकसद की वजह से इसको गलत डायरेक्शन में दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि जैसे आप, लेकिन यही बात है ना विक्रम सिंह, हेवी हैंडेड अप्रोच, यानी जोर शोर से आप एक मैसेज को बार बार बोल रहे हैं, और क्या ये फियर है, ये रिस्क है कि आप एक पूरे सेक्शन को फील कराए कि उन पर सबकी निगरानी है, वो टारगेट हो रहे हैं? तमन्ना जी, सबसे पहले तो आपको जो आपराधिक, असामाजिक और उग्रवादी तत्व हैं उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन इसको रखने का एक तरीका है, और इस प्रकार का फॉर्मेट नॉर्मली हिस्ट्री शीटर्स के लिए दिया जाता है, रजिस्टर्ड बदमाशान के जो मेंबरान है उनके लिए दिया जाता है। आम शहरी के लिए यह निहायत आपत्तिजनक है, और इस तरह के फॉर्मेट को जिसने डिवाइस किया है, मुझे लगता है कि हेड कांस्टेबल लेवल पे इस फॉर्मेट को डिवाइस किया गया है, और इट विल डू मोर हार्म देन गुड। इससे कोई चीज आपको हासिल नहीं होने वाली है। जो आपने खाने और खाके बताए हैं वो आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने मुनादी करा करके जिस बात से पूछा तुम्हारी वल्दियत, सुकूनत, बाप का नाम, कितनी सजायाबी है और कितनी बार तुम हवालात गए हो, ये चीज बिल्कुल ही गैर मुनासिब है और नहीं पूछनी चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। और इसके एक बेटर उसके साथ में आप पूछ रहे हैं कि अगर आपकी बेटी शादी करके भी गई हो दूसरे घर में, तो उनका मोबाइल नंबर दीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। तो उज्जवल निकम जी, वो जो एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स है, प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं ऐसी चीजें? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि यह बात बिल्कुल आपत्तिजनक है कि इस तरह से सवाल करना, क्या आपके यहाँ कोई आतंकवादी है? कोई कबूल नहीं करेगा कि मेरे यहाँ आतंकवादी, ये तो पहली बात होगी। लेकिन इस तरह से प्रिजम्पशन करके चलना कि हर कोई व्यक्ति का घर आतंकवादी से भरा हुआ, इससे एक मन में संदेह निर्माण होता है।
पुलिस के खिलाफ संदेह निर्माण होता है, वो एटमॉस्फेयर गलत करता है। दूसरी बात जो है कि अगर लड़की शादी हो गई तो उसका नंबर मांगना, इस तरह से फिर जानबीन इंक्वायरी करना, ये भी आजकल के मॉडर्न युग में बहुत गलत है। इस तरह से मैं समझता हूं कि पुलिस ने इस तरह से इंक्वायरी करना गलत है, और इस तरह से एक लोगों के मन में डाउट भी क्रिएट करा जाता है कि पुलिस यानी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हर कोई व्यक्ति को एक टेररिस्ट के रूप में दिखती है। इसलिए बात मैं बहुत गलत मानता हूं, इसलिए इसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। बेसिक पॉइंट ये है, कामले जी आप भी इसमें अपना व्यू दे सकते हैं, और इस्लाम साहब, बेसिक पॉइंट ये है कि आप एक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं। एक तो मेन स्ट्रीम आप कैसे डिफाइन करते हैं, और ये आप कैसे करेंगे कि गलत मैसेज ना जाए और इसका उल्टा असर ना पड़े? देखिए तमन्ना जी, दो अलग अलग पहलू हैं इसमें। एक तो आप कश्मीर का इश्यू जो है वो बिल्कुल आइसोलेट करके देखिए, उसको बाकी हिंदुस्तान के अलग शहरों से या अलग स्टेट से मत मिलाइए। वहां के जो अभी हालात है वो डिफरेंट है, और वहां की जो सरकार जो अभी 10 महीने रही थी वो भी इस चीज को नॉर्मलसी रिस्टोर करने की पूरी कोशिश कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और जो भी लोगों की जो तकलीफ है वो उसको एड्रेस किया जाएगा और उसको उस तकलीफ को खत्म किया जाएगा। यही कोई सरकार जो वहां पर कोalition गवर्नमेंट थी, लेकिन वहां कोई सरकार है भी जो नहीं। सरकार थी ठीक है क्या? नहीं, फॉर्म भरवाने ठीक है क्या, वो बताइए। फोकस रहा है, और आगे आने वाले में दिनों में जब सरकार भी रहेगी, अगर हमारी रही, तो वो वही फोकस रहेगा कि नॉर्मलसी रिस्टोर किया जाए, प्रॉस्पेरिटी नहीं। देखिए सापरा जी ये आपको मानना होगा कि जो आज खाई है, जो आज गैप है, या जो आज ट्रस्ट डेफिसिट है, वो पिछले 20 महीनों में या एक नई सरकार से नहीं आई है। बहुत समय से ये दिक्कत है कि मुसलमानों की जो एवरेज है इनकम या पॉवर्टी के जो स्टेटिस्टिक्स है वो बहुत खराब रहे हैं, और वो सक्सेसिव गवर्नमेंट से एक के बाद एक सरकार, आपकी भी सरकार है, उसमें गुनेगार हैं। लेकिन जो अप्रोच आज है उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी का सोशल अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है, इसीलिए ये रिजर्वेशन बना। उसको हर सरकार इंप्लीमेंट करती है, लेकिन ये डी रेडिकलाइजेशन की जो बात है, ये डी रेडिकलाइजेशन केवल मुस्लिम कम्युनिटी का नौजवान क्यों हो? आपको डी रेडिकलाइजेशन करना है तो आपको कुछ हिंदुत्व नेताओं का भी करना पड़ेगा, जैसे गिरिराज सिंह है, जैसे तोगड़िया जी हैं, जैसे महेश शर्मा जी हैं, साध्वी प्रज्ञा है, साध्वी निरंजन जोत जी है, जो छोटी छोटी बात पे कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। ये इनको भी तो डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा आपको। रिएक्ट करूंगा। और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, एक मिनट आपको मौका मिलेगा। बीजेपी के जो अध्यक्ष है अमित शाह, उन्होंने तो बिहार के चुनाव में कहा कि अगर हम हारेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे। आज सत्ता आपकी है, आप बताओ, आईबी आपकी है, पाकिस्तान में पटाखे जले क्या? आप तो बिहार में हार गए। तो इस तरह के जो वक्तव्य होते हैं जिम्मेवार नेताओं से, उनको भी सुधरना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए, उनको खुद डी रेडिकलाइज होना पड़ेगा, तब मुस्लिम यूथ को डी रेडिकलाइज करने की बात आप करिएगा। देखिए चरण सिंह को तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि आप देखिए पिछले 60-70 सालों से इनकी सरकार रही है। कांग्रेस ने अगर नियत, ट्रस्ट डेफिसिट तो यहां पर है मुसलमानों का, कि अगर इनकी नियत साफ होती तो आज जो भी हालात है मुस्लिम के और मुस्लिम समाज के और समुदाय के, उसके सीधे जिम्मेदार एक ही सरकार है। अरे भाई साहब, पॉलिटिकल पार्टी है वो कायदा जो था ना, और समाजवादी पार्टी। देखिए आप पॉलिटिक्स में तो पढ़िए ही मत, क्योंकि आज के दिन ऐसा तो कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकती कि मुसलमान उन पर भरोसा रखते हैं, वो आपको वोट दे रहे हैं। नहीं सापरा जी, ये तो आप मान ही लीजिए कि अगर आप पॉलिटिक्स की बात करना ही चाहते हैं तो ये आप मान लीजिए कि आप मुस्लिम वोट, मुस्लिम ट्रस्ट खो चुके हैं। कमाल फारूकी जी, तो ये तो एक मिनट, कमाल फारूकी जी, ये दोनों ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बहकाने की बात बीजेपी के प्रवक्ता कर रहा हूं। एक मिनट प्लीज इस्लाम साहब और सपरा साहब प्लीज औरों की भी बात सुनिए। कमाल फारूकी जी, देखिए तमन्ना, बात क्या है, किसी भी अच्छे काम करने के लिए मुसलमान हर वक्त तैयार है, हर वक्त। मजे के हम लोगों ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ में कहा कि हम खुद बहुत कंसर्न है और हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई करके किसी को, पूरे मदरसों को आइडेंटिफाई करके उन्हीं को सारा सबक पढ़ाने की बात करेंगे तो फिर मुझे ये बात कहने का पूरा हक है
कि जैसे हमारे सप्रे साहब ने फरमाया कि भाई डीरेडिकलाइजेशन होना है, हमने तो कल इंस्टांस दिया आईबी चीफ के सामने और अपने एनएसए के सामने इंस्टांस दिया कि आपने मेरठ के अंदर बाकायदा 20,000 लोगों की एक फौज तैयार हो रही है आईएस से लड़ने के लिए, और उसका नाम है हिंदू सेना, और वो रिवॉल्वर सिखला रहे हैं, वो बाकायदा तलवारें सिखला रहे हैं। डीरेडिकलाइजेशन उनकी जरूरत नहीं है क्या, जो बिल्कुल खुल्ला कानून को अपने हाथ में लिए हुए हैं? तो अगर आप उधर तो आंख बंद कर लें और मुसलमानों के मदरसों को सारी बात करने के बाद पूरे मीडिया में ये मैसेज देने की कोशिश करें कि सब कुछ मुसलमानों का खराब हो रहा है, तो इससे तो कमर आगा जी से बात करेंगे। जवाब देना चाहूंगा। नहीं, आप जवाब दीजिए। कमर आगा जी का व्यू हम लेंगे। अब ये जो स्टेरियोटाइप की प्रॉब्लम है और ये नई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए जो सोल्यूशन है, क्या ये नया सोल्यूशन है? नहीं, ये बहुत दिनों से इसके ऊपर बात हो रही थी। मदरसे में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, बहुत समय से इसके लिए एक मुहिम चल रही थी, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे, फारूकी साहब ने खुद बताया। लेकिन होता यह है कि सिर्फ जब मदरसे को आइडेंटिफाई किया जाता है तो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है मामला। दो चीजें, पहली बात तो ये कि जो मदरसे का कैरिकुलम है धर्म से जुड़ा हुआ, उसमें कोई चेंज कोई नहीं मांग रहा। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मदरसे में जो दीनी तालीम दी जा रही है उसमें बदलाव लाओ। हम लोगों ने कहा कि दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये मौलवी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनको कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, अंग्रेजी बोलने लगेंगे, तो जबकि हो रहे हैं, बहुत मौलवी हैं फकत जो अंग्रेजी बोलते हैं, कंप्यूटर से भी हैं, और तमाम आप जाइए अरब कंट्रीज में, दूसरे मुल्कों में आपको बहुत से ऐसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्लिक है, एक ग्रुप है जो बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है कि होने ही नहीं देंगे, हम कोई चीज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जो भी कोई नई चीज आती है उसके खिलाफ ये लड़ते हैं, 10 साल लगा देते हैं, उसमें वेस्ट होता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर अलाउ कर दिया, अब कुछ जगहों पे इंग्लिश भी अलाउ कर दी। तो इसमें 1 मिनट, तमन्ना 1 सेकेंड, तमन्ना 1 सेकेंड, तमन्ना 1 सेकेंड, इसमें जो चीजें आई हैं बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स जो हैं पॉजिटिव, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम समझते हैं कम्युनिटी को ये 50 पॉइंट है, जिसमें से 3-4 पॉइंट अखबार ने हाईलाइट किया है। इसमें मेडिकल भी है, और मैं देख रहा था इसमें एजुकेशन का भी है मसला, इसके अंदर बैंकिंग के बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों ने, फारूकी साहब भी मौजूद थे जहां पे डिस्कशन किए थे, वो थे। लेकिन मीडिया ने जो हाईलाइट किया है वो एनसीसी को किया है, और इस किस्म की 4-5 चीजें जो विवादित हैं उनको किया है। लेकिन दूसरी जो पॉजिटिव चीजें हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं समझता हूँ उससे फायदा होगा। और चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मदरसे के लड़कों से पूछना चाहिए, लड़के क्या चाहते हैं, क्या लड़के चाहते हैं उसी तरह जमीन पे बैठे हैं, हम इसको नेगेटिव कह ही नहीं रहे हैं। पॉजिटिव चीज तो ये भी है कि जहां मुसलमानों के क्लस्टर्स हैं, आबादी ज्यादा है, उसको आप स्मार्ट अर्बन क्लस्टर बनाइए, ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन मैसेजिंग क्या जा रही है, सेंसिटिव मैटर है, क्या उस संवेदनशीलता से इसे हैंडल किया जा रहा है, इस पर हम सवाल पूछ रहे हैं। हम डिबेट को जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा। सद्भाव या संदेह चर्चा जारी है। आवाज अड्डा पर दिलीप कामले जी, आप सामाजिक न्याय का मंत्रालय संभालते हैं, और यहाँ बात हो रही है कि मदरसों को कैसे मॉडर्नाइज करें, और हम भी मानते हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइज होने की जरूरत है। लेकिन आप शिक्षा का हाल देखिए, शिक्षा की स्टेट देखिए पूरे महाराष्ट्र में, क्या हर जगह काम की जरूरत नहीं है, सिर्फ मदरसों पर फोकस क्यों? देखिए, हम हर जगह काम कर रहे हैं। पिछले साल भर में हर स्कूल कॉलेज उसमें हम ध्यान दे रहे। उसके साथ साथ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना मदरसे पे हमें लगता है कि मदरसे में अगर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो बच्चे जैसे मदरसे में धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह जो आधुनिक शिक्षा है वो भी प्राप्त करे, और वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने से आगे चल के वो डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे। अलावा आप क्या करें कामले जी, क्योंकि आप माइनॉरिटी अफेयर्स भी हैंडल करते हैं, और महाराष्ट्र की जो ट्रैक रिकॉर्ड है खास करके पुलिस के लिहाज से वो ज्यादा अच्छी नहीं है माइनॉरिटीज को लेकर, ये आप भी जानते हैं। तो वो गैप कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने अभी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से ये जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं वो पुलिस में भर्ती हो, इसलिए भर्ती के पहले उनको प्रशिक्षण देने की भी पूरे जिले में, हम महाराष्ट्र में हर जिले में एक माइनॉरिटी के बच्चों के लिए
ये भर्ती के पहले की जो बात है, प्रशिक्षण देना हमने शुरू किया है। वो निवासी शिविर है जहां पे बच्चे 1 महीना भर 2 महीना रह के पुलिस ट्रेनिंग किस तरह की होती है, किस तरह की उसमें परीक्षा इम्तिहान लेते हैं, क्या होना चाहिए, इसकी शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। तो ताकि ये बच्चे पुलिस में भी आ जाए, अच्छे उनको तालीम भी मिले और आगे चल के अच्छे कॉलेज में वो प्रवेश प्राप्त करें, एडमिशन ले। एक ये बात कर रहे, पिछले साल भर में हमने जो लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से हमने ये। चूंकि सापरा साहब और कांग्रेस पार्टी बार बार रिजर्वेशन का मुद्दा उठा रही है और इस कॉन्टेक्स्ट में ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वाकई मेन स्ट्रीम करवाना है और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, उनका उत्थान करना है, तो क्या ये सारी चीजें जो दिलीप कामले बता रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या रिजर्वेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि जो दिलीप जगह रखना, मैं अपने 36 साल की सर्विस में जब रिजर्वेशन नहीं था, अहम जगहों पर मुस्लिम्स को तैनाती दी गई। अपने पर्सनल स्टाफ जिसमें पेशकार और जिसमें आपके स्टेनो आते हैं, पर्सनल पीए, उसमें मुस्लिम्स को नियुक्त किया। अरे पहले दिल में जगह तो बनाइए। दिल में जब एक बार जगह बन जाती है तो कदम थोड़ा लड़खड़ाते भी हैं तो उसको आवाम स्वीकार कर लेती है। लेकिन जब दिल में ही जगह ना हो, आप उसके बाद रिजर्वेशन नहीं, महा रिजर्वेशन भी कर दीजिएगा तो उसका कोई माकूल परिणाम आने वाला नहीं है। हमारे यहां किसी ने लखनऊ के तुम एक बार दिल में मोहब्बत तो लेके निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई दुश्मन न मिलेगा। रिजर्वेशन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, होना चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तो आपकी फॉलोइंग भी नहीं होगी। सैयद जफर इस्लाम। विक्रम साहब से मेरा सवाल, मेरा विक्रम साहब से सवाल है, आप इस तरह से क्यों स्पेकुलेट कर रहे हैं? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि जो इकदामात उठाए जा रहे हैं, जो भी डिसीजन लिया गया है, वो उसमें कोई ना कोई मंशा रही होगी? आप ऐसा क्यों नहीं समझते कि जो कमियां हैं अभी मुस्लिम समाज में और जो बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए, उसको अगर कोई डिसीजन ऐसा लिया गया, इनिशिएटिव लिए गए जो पहले कभी नहीं लिया गया था, पुरानी सरकारों ने, उसको सपोर्ट किया जाए, उसको अप्रिशिएट। हो सकता है कुछ गैप अगर आपको लगता हो तो वो गैप कम किया जाए, ना कि ऐसी बातें की जाए जिसमें के दिल में जगह बनाओ, दिल में आपको कैसे लगता है जगह नहीं है। आपको किन बातों से ऐसा लगा कि जगह नहीं है? सैयद जफर इस्लाम का, कमाल फारूकी, सैयद जफर इस्लाम का पॉइंट ये है कि अगर कुछ करने की कोशिश की जा रही तो पहले से ही क्या ये प्री कंसीव्ड नोशन है, क्योंकि चूंकि ये सरकार है तो शायद इनकी मंशा गलत होगी, क्या उस बात से भी निकलने की कोशिश करनी चाहिए? तमन्ना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो मुसलमानों का डेलीगेशन ऑनरेबल होम मिनिस्टर से जाकर क्यों बात करता उनके इनिशिएटिव के ऊपर। हमें लगा कि भाई ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट होने चाहिए और हम लोगों को बात करनी चाहिए। हमने बहुत सारे इश्यूज रेज किए, हमने एजुकेशन के बहुत सारे इशू रेज किए, लेकिन सवाल यहां ये पैदा होता है कि किन चीजों को आप हाईलाइट कर रहे हो, मैसेज क्या दे रहे हो। हमने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी एक बात कही थी, ये मदरसों की बात कर रहे हैं, सही है, बहुत अच्छी बात है, उनको मॉडर्नाइजेशन की हम भी बात करते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज हैं उनके आप माइनॉरिटी कैरेक्टर विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये मदरसों के अंदर एनसीसी वगैरह को इतना प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। भाई ये दोनों चीजें करेंगे तो दूसरी डिबेट नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो चीज लीगली नहीं पॉसिबल है, कहते हैं कि आप देखिए, माइंडसेट की बात करें सैयद जफर इस्लाम, प्रॉब्लम है माइंडसेट की जो बात है, जो इंप्रेशन बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, वो गलत है या नहीं, इस डिबेट का मूल तो वही आकर फारूकी साहब से एक दो सवाल पूछना चाहता हूं तमन्ना जी। वो चाहे ना चाहे, लेकिन लव जिहाद और वैसी सारी चीजें हॉन्ट करती है सरकार को जब भी वो माइनॉरिटीज की बात करते हैं। देखो तमन्ना, आपने पहले ब्रेक के बाद एक दूसरा सवाल छेड़ा, फिर उससे भटक कर हम वापस मदरसों पे चले आए। आपने कश्मीर की जो बात की उस पर तो कहना मिला नहीं हमें कुछ। हम ये कहना चाहते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर का जो क्वेश्चनर है वो बड़ा खतरनाक है। सबसे पहले तो आपने खुद फरमाया कि वहां इन लिम्बो है, देयर इज नो सरकार, वैक्यूम। तो किसकी हिदायत पर, किसके आदेश पर ये फॉर्म बांटे गए, पहले ये मालूम करना होगा, कौन है इसके पीछे, उसका मंशा क्या है। और आप ये बताएं, और चीजें छोड़िए, वो लड़की शादी करके चले गई फिर भी नंबर बड़ा सस्पिशन है, लेकिन शिया हैं या सुन्नी है, क्या मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है या कोई मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, वो चीजें कनेक्टेड, क्या है इसका मकसद, क्या है? मेमन साहब, ये चीजें कनेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक ये फॉर्म इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि JNK सेंसिटिव स्टेट है, एक डेटाबेस बनाओ, आप सेफ रहो।
एक ओवरऑल यही मैसेजिंग है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रेडिकलाइजेशन से क्या कर रहे हैं, क्या उस सारे भारत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक सीमित नहीं है। ये सारे देश में कहीं भी बम फटता है, कहीं भी मासूम मारे जाते हैं, कहीं भी आतंकवाद हो जाता है, तो हमें पूरे देश की सुरक्षा करनी है। फिर सवाल है कि क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है? उज्जवल निकम जी। हाँ जी तमन्ना, मैं पहले तो एक बात साफ बताना चाहता हूं कि विक्रम सिंह साहब ने जो अभी बयान दिया, जो भूतपूर्व यूपी के डीजीपी थे, उन्होंने कहा कि पहले मन में प्यार बनाओ फिर रिजर्वेशन। भाई ये कैसे मान लिया आपने कि मन में किसी के प्यार नहीं है? आज हमारे देश में कई बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे खेतों में यानी ग्रामीण भाग में रहते हैं, फिर भी इस कहना ऐसा बहुत खेदजनक है, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात जो कही है कि सरकार का कोई धोरण है, तो उस धोरण को हम संशय की बुनियाद से देखना ये भी गलत होगा। तीसरी बात मैं ये करूंगा कि आज जो चल रही बात, जो महाराष्ट्र सरकार ने जो एक कदम उठाया है कि मदरसा को स्ट्रांग करना, इसलिए स्ट्रांग करना कि एक आउटलुक उनका ब्रॉड होना चाहिए। मदरसा में धार्मिक पढ़ाई दी जाती, ये बात सही है। कोई ऐसा नहीं कह रहा कि मदरसा से कोई टेररिस्ट बनता है, कोई ऐसा नहीं कह रहा कि मदरसा के बच्चे कुछ आगे चल के गुनहगार बनेगा, कोई कह रहा नहीं है। फिर हम ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं? इस तरह से मैं कह रहा हूँ, जब तमन्ना ब्रॉड होना चाहिए, लेकिन आउटलुक मेरे ख्याल से एक बात सुनिए कि इस तरह से बयान करना और मदरसे में पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं, सबका आउटलुक ब्रॉड होना चाहिए, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज नमस्कार।